जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई ने उद्योग को दी मरहम और इम्यूनिटी की डोज। देखो, आपको समझना होगा, जॉन मेनार्ड केन्स एक काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उनका एक फेमस कोटेशन था कि जब भी कोई भी देश मंदी की कंडीशन में हो या इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंडीशन में हो तो सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार को निवेश पे ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक निवेश होगा उतना अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, जितना अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा उतना अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, और जितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जितना अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा उतना अधिक से अधिक इनकम होगा, और जितना अधिक से अधिक इनकम होगा उतना अधिक से अधिक सेविंग होगा, और जितना लोगों के पास सेविंग होगा उतना अधिक इन्वेस्ट करेगा। सिंपल है। तो निवेश अगर अधिक होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों के पास इनकम बढ़ेगी। लोगों के पास इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों के पास सेविंग्स बढ़ेगी। लोगों के पास सेविंग्स बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग फिर पैसा निवेश कर पाएंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक साइकिल हमारा मूव कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है मांग क्रिएट करना मार्केट में पहले, और दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना। तो इसी के कारण देखो, इसी जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जॉन मिनार्ड केन्स का, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी देश की इकोनॉमी अगर सुस्त होती है, स्लो डाउन में जाती है, तो हमें इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा, हमें मांग पे ध्यान देना होगा। तो इसी कारण देखोगे आरबीआई ने क्या किया है। देखो, देश में सबसे अधिक मांग क्रिएट करता है एमएसएमई सेक्टर। 92% 92% देश का जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वो एमएसएमई है। तो सबसे अधिक मांग क्रिएट कौन करता है? एमएसएमई सेक्टर। तो ज़रूरी है कि हमें एमएसएमई सेक्टर को बूम्स करना, हमें एमएसएमई सेक्टर को राहत देना, हमें एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करना। तो इसके लिए क्या किया है कि बैंक से पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहक और एमएसएमई सेक्टर को राहत दिया है आरबीआई ने। पहले लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा नहीं उठाने वाले को मिली राहत। क्या होता है लोन मोरेटोरियम? लोन मोरेटोरियम क्या होता है कि लोन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे मान लो मैंने आरबीआई से या मैंने किसी बैंक से 10 करोड़ रुपया उधार लिया एमएसएमई के लिए, मेरी कोई लघु उद्योग है। अब क्या है कि मेरे पास जो है अभी के समय में लॉकडाउन मान लो लग गया है अप्रैल में और मई में, तो मेरा कोई काम हो रहा नहीं है मार्केट में। तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो ये 10 करोड़ जो मैं लिया हूँ बैंक से, इसका जो इंटरेस्ट मैं भरूंगा वो भर नहीं पाऊंगा। सिंपल है। तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल मई में आपको अगर मान लेते हैं पैसा मार्केट से नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस चल नहीं रहा, आपका बिजनेस ठप है, तो ऐसे कंडीशन में आपके लोन को हम रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, अप्रैल महीने जून आप मत दीजिए पैसा, आपको जो पैसा देना था दिसंबर तक वो 3 महीना बाद में एक्सटेंड कर देंगे। तो इधर 3 महीना नहीं दे करके 3 महीना बाद में आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो राहत होती है उसको कहा गया लोन मोरेटोरियम। वर्तमान में आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही है, वर्तमान में आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अभी मत दीजिए, कुछ दिन के बाद आप दे दीजिएगा। तो इसी को लोन एडजस्टमेंट को कहा गया लोन मोरेटोरियम। तो जो कंपनी पहले लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा ले चुकी है उसको फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन अन्य कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। मोरेटोरियम का पहले फ़ायदा उठाने वाले ग्राहकों को भी बैंक देंगे राहत। तो बैंक उसका भी कोशिश कर रहा है कि जो पहले फ़ायदा ले चुका है उसको भी राहत दिया जा सकता। स्वास्थ्य सेक्टर की कंपनियों को 50,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है, और 35,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद कार्यक्रम का भी ऐलान किया गया। अब देखो, आरबीआई अगर बॉन्ड खरीदेगी मार्केट से, मान लेते हैं कि आरबीआई बॉन्ड खरीदेगी, बॉन्ड है, आरबीआई ने इसको परचेज किया, तो आरबीआई मार्केट से अगर बॉन्ड परचेज किया है तो मार्केट में क्या गया? पैसा गया। यानी 35,000 करोड़ रुपया मार्केट में गया, मार्केट में लिक्विडिटी गया। मार्केट में लिक्विडिटी गया तो मार्केट में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो एक तरह से आरबीआई जो है पैसा मार्केट में बढ़ा रही है, लोगों को अधिक से अधिक पैसा दे रही है, अधिक से अधिक लोगों को कर्ज दे रही है। क्यों? क्योंकि लोग मांग क्रिएट करें, मांग क्रिएट करेगा तो इकोनॉमी मूव हो पाएगा।
तो बेसिक फंडा है जॉन मेनार्ड किन्स का, उसको अगर आपने समझ लिया तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही है अभी अभी जितना भी कदम उठाया जा रहा है, खास करके इकोनॉमिक स्लो डाउन के कंडीशन में, आर्थिक मंदी के कंडीशन में, वो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे आरक्षण को लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। और इस टॉपिक पे कल का राज्यसभा डिबेट भी आप देख सकते हैं। आरक्षण की सीमा 50% की सीमा पे ही रहेगी बरकरार। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि मराठा जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 2018 में मराठा को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया था। राइट, आई रिपीट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में मराठाओं को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया था, उसे ओबीसी कैटेगरी में शामिल करते हुए। ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात कि भारत के द्वारा 102वां संविधान संशोधन पारित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें अधिसूचित किया गया है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा कि कोई भी पिछड़ा वर्ग है आपके राज्य में, मान लेते हैं महाराष्ट्र आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश आपके राज्य में, या किसी भी स्टेट में, किसी स्टेट में किसी जाति समुदाय को अगर पिछड़ा वर्ग घोषित करना है तो आप उसको घोषित नहीं करेंगे। इसको घोषित करने की जो जिम्मेदारी होगी, इसको घोषित करने का जो पावर होगा, वो राष्ट्रपति के पास होगा। तो मराठाओं को आप ओबीसी में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये शामिल करने की किसकी होगी? ये शामिल राष्ट्रपति कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। पहली बात, आप ये कर सकते हैं कि आप राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दे कि हम चाहते हैं कि अपने स्टेट में हम मराठाओं को ओबीसी घोषित करें, या किसी कास्ट को किसी भी कास्ट में घोषित करें। किसी को एससी घोषित करना, ओबीसी घोषित करना, कुछ भी घोषित करना है, राष्ट्रपति करेंगे। आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं राष्ट्रपति को। दूसरा ये है कि इंदिरा साहनी के केस में 1992 का इंदिरा साहनी केस हुआ था, वो काफ़ी फेमस केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ को इसमें रिपीट किया गया। आरक्षण को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अलग से डिस्कस कर दूंगा, चूँकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। आज यहाँ पे हम इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा टीवी का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा या भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। और जिन लोगों ने भाई हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन कर लो निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट हुए या कुछ लिंक्स हुए मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ ही साथ दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी मैं प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड निश्चित तौर पर कर लें। जिस टॉपिक की मैं चर्चा करता हूँ उस टॉपिक को पढ़े ज़रूर अपने से। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। देखो कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंधों को लेकर के, क्या सकारात्मक संबंध है, क्या नकारात्मक संबंध है। तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध है, उस संबंध में जो तनाव के क्षेत्र हैं, द्विपक्षीय मुद्दों को जो प्रभावित करने वाले क्षेत्र मुद्दे हैं, एक मुद्दा तो निश्चित तौर पे है कि वीज़ा और आवर्जन की मुद्दा, यानी अवैध प्रवासी जो रहते हैं ब्रिटेन में। भारत से कई लोग जाते हैं वहाँ पे ब्रिटेन में, 3 महीने का वीज़ा मिलता है, 3 महीने से अधिक रह जाते हैं, बाद में वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा पाते हैं। राइट, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग अवैध प्रवासी हो जाते हैं, अवैध निवासी हो जाते हैं। भारत से 1 लाख से भी अधिक लोग भारतीय हैं जो ब्रिटेन में रह रहे हैं अवैध रूप से। तो ये मुद्दा है जो ब्रिटेन ने उठाया था भारत के समक्ष। और दूसरा चीन का मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर के आज एक सॉल्यूशन आया है कि दोनों देश ने के विदेश मंत्री ने डिसाइड किया है, चूँकि भारत के विदेश मंत्री भी ब्रिटेन में ही हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि एक वीज़ा पॉलिसी बनेगा, एक भारत ब्रिटेन माइग्रेशन पॉलिसी बनेगा। राइट, माइग्रेशन पॉलिसी बनेगा और दोनों देश मिलके इस व्यवस्था को प्रभावशाली बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश के अवैध प्रवासी रह रहे हैं ब्रिटेन में, वो भारत लौटेंगे। दूसरा होगा कि पढ़े लिखे लोग जो है उसके लिए ब्रिटेन का रास्ता खुलेगा, तो दोनों देश के लिए अच्छा होगा। एक तो अवैध लोग जो रह रहे हैं वो इंडिया लौटेंगे भारत के, और दूसरा जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए ब्रिटेन का रास्ता खुलेगा। बाकी भारत ब्रिटेन संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर देख लेना, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया गया था पिछले वर्ष कोविड के समय में।
इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और उसमें क्या है कि 80 करोड़ पीडीएस लाभार्थी, जो हमारे देश में 80 करोड़ पीडीएस लाभार्थी हैं, उसको प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज वितरित किया जाता है। और इसको फिर इस बार अभी के समय में, कोरोना वायरस के समय में, जब देश भर में कोरोना वायरस की कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में इसको फिर से रेगुलेट किया जाएगा, राइट। तो आपको बेसिकली जानकारी होना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, और साथ ही साथ पीडीएस सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ सकते हो अपने स्टैटिक बुक से, तो पीडीएस सिस्टम के बारे में निश्चित तौर पे जाकर पढ़ लें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीडीएस सिस्टम, फूड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, उसकी क्या क्या खामियां हैं, वो उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको 2 महीने के लिए लागू किया जा रहा है। 1 मई से लागू किया जाएगा और मई और जून में इसको लागू किया जाएगा। इसके तहत 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना दिया जाएगा। देखो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण योजना रोकने को शीर्ष कोर्ट में याचिका। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझना होगा। देखो, दिल्ली अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इंडिया गेट है, मान लेते हैं, और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। लगभग ये 3-3.5 किलोमीटर का ये दोनों के बीच में एक रोड है। इस रोड के बीचों बीच इधर और इधर जितने भी मिनिस्ट्री आप सुनते होगे, सब मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री हो गया, गृह मिनिस्ट्री हो गया, जितना मिनिस्ट्री है दोनों इस साइड और इस साइड के बीच में। और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री हाउस हो गया, संसद भवन हो गया, ये सारे चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक परियोजना लाया गया था जिसे कहा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, राइट। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जितने बिल्डिंग है, संसद भवन हो गया, जितने भी मंत्रालय हो गया, प्रधानमंत्री हाउस हो गया, सबको रिकंस्ट्रक्ट करना था। चूँकि ये संसद भवन वगैरह जो है आज से 100 साल पहले बना हुआ था और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम है, तो हमें इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी और इसी के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया गया। अब देखो, इसको लेकर के आपत्ति क्यों दर्ज हो रही है? इसको लेकर के आपत्ति दर्ज हो रही है, कई सारे लोग इसको रुकवाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यह जो है इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय सुनाती है। एक बार इसको भी पढ़ लेना। इस टॉपिक पे हमने एथिकल पॉइंट से डिस्कस किया था कि एक डीएम की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। त्रिपुरा राज्य के जिस तरह से डीएम ने, त्रिपुरा के जो डीएम है, जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शादी को रुकवाने की कोशिश किया, ठीक है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 144 इम्प्लीमेंट हो, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। कोरोना महामारी के समय कोरोना महामारी नहीं फैलेगी, भी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप किस तरह से बात करते हैं लोगों से, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों के सेवक हैं, लोगों के मालिक नहीं हैं, राइट। तो उसी को लेकर के डीएम को अभी तबादला कर दिया गया। देखो, इसी टॉपिक पे ऊपर दिया हुआ था जिस पे हमने डिस्कस किया था, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार यहाँ इसको पढ़ सकते हैं और एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी एमएसएमई सेक्टर पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 92% देश का लगभग उद्योग एमएसएमई पे डिपेंड करता है, राइट। अब देखो, यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जो है गतिविधि नीचे आ रही है और इसको निर्धारण किस आधार पे किया जाता है? पीएमआई इंडेक्स पे किया जाता है। पीएमआई इंडेक्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग होती है और सेवा सेक्टर के लिए अलग होती है। अभी देखो, सेवा सेक्टर का पीएमआई इंडेक्स जो है निकाला गया है और कहा गया है कि पिछले 3 महीनों में सबसे निचले स्तर पे सेवा सेक्टर आ गया। निश्चित तौर पे कोरोना बढ़ेगा तो और ही हमारी स्थिति खराब होगी, राइट। तो उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ। पीएमआई इंडेक्स के आधार पे इन्होंने मूल्यांकन किया है कि पीएमआई इंडेक्स सबसे निचले स्तर पे आ गया है, 54 है वर्तमान में। इससे पहले था 54.6 और उससे पहले था 55.4। तो पहले स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे स्थिति खराब हो रही है। जैसे कि हमने बताया था
कि पीएमआई इंडेक्स अगर 50 से कम होगा तो काफ़ी निगेटिव में हम जा रहे हैं, और 50 से जितना ऊपर होगा उतना ही हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है, जितना नीचे होगा उतना खराब। देखो, इसको निश्चित तौर पे पूरा पढ़ना, सिद्धांतों से समझौता संभव नहीं, ये कहा है एमजे अकबर ने। एमजे अकबर लेखक कौन है? तो यहाँ पे दिया हुआ लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। तो एमजे अकबर के बारे में एक बार जरूर आप जा कर के ये एडिटोरियल पढ़ें। भारत पाकिस्तान को लेकर के है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा है उस पर हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज। देखो, मेरी कोशिश है, जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, उसी तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, भारत चाइना के बीच में जो मुद्दा है उसको लेकर के एक स्पेशल और सेपरेट वीडियो बना दो। चूँकि भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के मैं डिस्कस करूँगा तो उस पर लगभग 25-30 मिनट लग जाएंगे, राइट। और मेरी यहाँ पे कोशिश होती है कि 20 से 30 मिनट के अंदर जो है सारा का सारा डिस्कशन मैं कर दूँ। तो इसलिए संभव नहीं है कि हर एक टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस कर दूँ। तो जो टॉपिक में मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। हाँ, ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट, भारत पाकिस्तान के संबंध अभी वर्तमान में इम्पॉर्टेंट क्यों है उसका 2-3 पर्सपेक्टिव आपको समझना होगा। एक तो ये है कि 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान जो है इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं कि सीज फायर एग्रीमेंट किया है, सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था 2003 में, उस पर अमल करना शुरू कर दिया, उसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट मतलब ना तो इधर से गोली चलेगी सीमा पे, ना उधर से गोली चलेगी। लगभग 2-2.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि सीमा पे शांति है, किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति नहीं है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि भारत से जो है व्यापार की पेशकश शुरू की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है कि वो भारत से व्यापार करना चाहता है, और इसी तरह हमने देखा है कि पाकिस्तान के द्वारा जो है कॉटन और चीनी के लिए जो है रिक्वेस्ट किया गया। हालांकि बाद में नेक्स्ट डे रिक्वेस्ट को विड्रॉल भी कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का सेंटिमेंट वर्तमान में इस तरह से नहीं है, अनुकूल नहीं है, अलग बात, लेकिन कोशिश किया जा रहा। और तीसरा, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करवा रहा है यूएई, राइट। ये आशंका है, इस पर कहीं कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से ऑथराइज इस तरह से कोई न्यूज़ नहीं आया, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तरह से कोई वक्तव्य नहीं दिया। अब देखो, चर्चा में क्यों है, क्यों यूएई दोनों देश के बीच में मध्यस्थता करवा रहा है? तो ये चर्चा में रहने का एक रीज़न यह भी है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यूएई भारत के विदेश मंत्री को इनवाइट किया, और साथ ही साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भी इनवाइट किया गया था। तो दोनों देश के विदेश मंत्री एक ही साथ एक ही समय में यूएई में थे, सऊदी अरब अमीरात में थे। तो इसलिए ये जो है एक संधि का वार्ता उठ रहा है कि दोनों देशों के बीच में बैक चैनल से वार्ता हो रही है, जो कि होती भी होगी, राइट। अब देखो, एमजे अकबर साहब का इस एडिटोरियल में कहना है कि जो है यूएई भले ही हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन जब कोई देश मध्यस्थता करवाता है किसी के बीच में, मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है, अगर इसके बीच में मान लेते हैं कि यूएसए मध्यस्थता करवाता है, या मान लेते हैं यूएई मध्यस्थता करवाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये इन दोनों देश के हित का ध्यान नहीं रखता, ये अपना हित देखने लगता, राइट। जब कोई थर्ड देश किसी दो देश के बीच में मध्यस्थता करवाता है तो वो दोनों देश के हित का ध्यान नहीं रख के अपना हित ध्यान रखता है। तो इसलिए भारत का हमेशा से ही ऑफिशियल स्टैंड रहा है। अभी तक जो मैंने बताया वो अनऑफिशियल था, अब मैं जो बता रहा हूँ ऑफिशियल स्टैंड है भारत का, कि भारत दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी मुद्दा है, सर्किट मुद्दा से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर के मुद्दा से लेकर के सिंधु नदी पानी तंत्र के मुद्दा से लेकर के कश्मीर मुद्दा से लेकर के अन्य जितने भी मुद्दा हैं, उसका समाधान द्विपक्षीय आधार पर किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगा, राइट। और दूसरा भारत का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंड है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेरर हो रही है, पाकिस्तान जिस तरह से टेरर को प्रोत्साहित करता है, वो साथ में नहीं चल सकता। तो ये दो चीज़ों को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया गया, राइट। बाकी इसको डिटेल से पढ़ लेना, इसी दोनों के बारे में यहाँ पे दिया गया। एडिटोरियल और इम्पोर्टेंट नहीं है आज का। देखो, तालिबान को लेकर के मैं एक
स्पेशल वीडियो बना दूंगा भारत अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब से अमेरिका बाहर निकल रहा है अफगानिस्तान से, तालिबान जो है, कल हमने देखा कल के पेपर में कि 140 बार तालिबान ने 140 बार से अधिक तालिबान ने हमला किया था अफगानिस्तान के सैनिक पे। तालिबान कौन है? तालिबान ये है एक टेरर कंट्री है, टेरर स्टेट है, राइट। अफगानिस्तान का टेरर स्टेट है, टेरर पार्ट है। अफगानिस्तान के 40% हिस्सों पे तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान की सरकार का कब्जा महज अफगानिस्तान के 60% क्षेत्रों पे है। तो ऐसे कंडीशन में तालिबान जो है बांग्लादेश को भी तालिबान स्टेट बनाना चाहता है, आतंकवादी संगठन। तो तालिबान जो है अब बांग्लादेश में भी डोमिनेट होना चाहता है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए थे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में आंदोलन हो गया था, हिंसक मूवमेंट हुआ था, 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि ये लोग भी कहीं के कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी समुदाय था, राइट। तो इसको लेकर के बांग्लादेश को भी निश्चित तौर पे रोकना होगा और भारत को भी मिलकर बांग्लादेश के साथ काम करना होगा। चरमपंथी जितना बढ़े उतना ही गलत है। देखो फाइनली संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार फिर से रिपीट किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो है वोल्कर बोजलिक, इन्होंने रिपीट किया है कि दोनों के देश के बीच में जो भी मुद्दा है उसको द्विपक्षीय आधार पे, शिमला समझौते के आधार पे और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पे सॉल्व करने की जरूरत है। देखो इस पे भी कल भी हमने डिस्कस किया था, उइगर मुसलमान जो है उसको लेकर के न्यूजीलैंड ने फाइनली अपने संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया है। हम जानते हैं कि उइगर मुसलमान 40 लाख से भी अधिक मुसलमान, लगभग 20 लाख से भी अधिक मुसलमानों को जेल में डाला गया है। और वहाँ पे जितने भी उइगर मुसलमान रहते हैं, लगभग 1.5 से 2 करोड़ उइगर मुसलमान रहते हैं चीन के उस एरिया में। उसकी स्थिति मानवीय आधार पे काफ़ी ख़राब कंडीशन है। उस पे उसका मोहम्मदन नाम नहीं रख सकता है, मुस्लिम नाम वो नहीं रख सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, अपने जो है खुदा की कह सकते हो उसकी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं उनका, राइट। तो काफ़ी ख़राब कंडीशन है। इसको लेकर न्यूजीलैंड ने फाइनली अपने संसद में प्रस्ताव पारित किया है। अंतरिक्ष में चीन रॉकेट बेकाबू, धरती पे चिंता। तो चीन का रॉकेट जो है अंतरिक्ष में बेकाबू हो गया और वो धरती पे गिर सकता है। तो इसको लेकर के धरती पे चिंता है कि किस पार्ट पे गिरेगा, कहाँ गिरेगा, राइट। तो एक बार इसको बढ़ सकता है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।